मैम आपने मुझे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं भेजे। अच्छा तनिष्का, क्षमा चाहेंगे, हम छुट्टी पे थे। स्क्रीन दिख रही है तुझे? ये बता। नो मैम। नो मैम। शेयर हो रही है। नहीं, अब दिख अब रही है। दिख रही है। अब दिख रही है। मैम जैसी दिखती है मैं बंद कर देती हूँ, बताओ। अब नो मैम। नो मैम। मैम मतलब आज हम डीएनए रेप्लिकेशन ही करेंगे। करेंगे, रिवाइज करेंगे। पढ़ा तो मैं चुकी हूँ, नहीं पढ़ा तूने तो रिकॉर्डेड ले लियो, तो बार पढ़वाएगी मुझसे। स्क्रीन दिख रही है? मतलब मैम रिवीजन। हाँ रिवीजन। अब बता, स्क्रीन दिख रही है या नहीं? यस मैम। दिख रही है। यस मैम। वो देखो, वो प्लांट है। साहब किसी दिन घर के अंदर से जंगल निकलेगा और एडिट करवाऊंगी ये। तो हम चैप्टर करने वाले हैं आज से स्टार्ट साइकिल सेल डिवीजन, ठीक है। सेल को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमा डालेंगे, ठीक है। और जब हम उसको घुमाएंगे तो वो घूमेगा, दो में डिवाइड हो जाएगा। समझ आई बात? ऑब्वियसली ऐसे हाथ मैम ठीक है, तो धीरे धीरे उससे फैमिलराइज होंगे। हाँ मैम मुझे नहीं शो हो रही। मैम मुझे भी नहीं दिख रही। बाकी को हो रही? यस मैम। यस यस मैम। दिख रही है। अब दिख रही है? नो मैम। अब देखिए बेटा, एग्जिट करके एंटर नो कर। मैम। अगर 2-3 बच्चों को नहीं देख ली तो इंटर की दिक्कत है, भी नहीं करेगी। ओके। ओके बाकी को देखिए। अब दिख यस रही है मैम। बट आप नहीं दिख। स्क्रीन दिख रही है, मैं नहीं दिख रही? कोई ना, मेरे को देखे बिना जी ले। जैसे ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, बच्चा भाग गया। शाबाश, बड़ा घर को तुम्हारा। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा रिवाइज कर दो डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि मैं खुद रिवाइज नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं लगा। बताना डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? हम डीएनए से डीएनए की कॉपी बना। हाँ, डीएनए से डीएनए की ही कॉपी बन जाना, ठीक है, उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, राइट। तो डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना डीएनए रेप्लिकेशन है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए करना क्या पड़ता है? ये रहा डीएनए, ये ले। क्या करूं इसके साथ? पहला स्टेप बता। अनजिपिंग। कहाँ पर, कैसे, कुछ बोल दे। अनजिपिंग कहाँ पर? अनजिपिंग कहीं मन करेगा वहां अनजिपिंग करतेगा? लगो तेरे मैम कान के ओरी नीचे। पे। पता कहाँ से? फिर तू मुझे ऐसे हिंट क्यों देता है, आंसर क्यों नहीं देता पूरा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे अनजिपिंग होगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ऐसी कोई स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है? सही बोल रहा है, उसकी बात सही से नहीं आ रही। कि मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको इजी हो जाता है समझ में, है ना। पहले मैं समझ लेना, पहले डीएनए बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अनजिपिंग होती है जहां पर किसकी कॉम्पोजिशन ज्यादा होती है? एडेनिन एंड थाइमिन की। क्यों? क्योंकि क्योंकि क्यों ऐसी जगह पे अनजिपिंग होती है जहाँ पे एडेनिन और थाइमिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है? रेडर देन साइटोसिन एंड ग्वानिसिन। ग्वानिन। डबल बॉन्ड होते तो। हाँ हाँ, डबल बॉन्ड होता तो ब्रेक करना इजी है। ऐसी जगह तोड़ दी भाई यस। जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन ज्यादा लगे, है ना। यो यो करने आ जाते हैं, बोला जाता नहीं इनसे, है। अनजिपिंग कर दी, लेकिन ये तो साथ में आके जप्पी पालेंगे फिर से, तो कैसे रोकेंगे हम इन्हें? एसएसबीपी। जप्पी पाना कैसे एसएसबीपी। रोकोगे इन्हें? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन लग सिंगल जाएंगे, स्ट्रैंड मतलब हर स्ट्रैंड पर जाके, हाँ हर स्ट्रैंड पर जाके प्रोटीन लग जाते हैं जिनका नाम है एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पर सुपर कॉइलिंग तो अभी थोड़ी देर में आएगी, टोपोइसोमेरेज वानी, तो रुकना, पर आंसर सही है तुम्हारा। अब इसके बाद क्या करूँ? कॉपी बनानी है इसकी सेम सेम। अब क्या किया जाए, जल्दी बताओ भाई। अरे खुला पड़ा है, कॉपी बना लो, नहीं तो बंद हो जाना है इसने, और मेरे से भी तुम बंद हो जाओगे। प्राइमर सीक्वेंस।
पेप्टिडाइड तो यहाँ पर आएगा एक एंजाइम का नाम है Primase. प्राइमेस, और प्राइमेस बनाएगा एक सीक्वेंस छोटी सी की आरएनए डीएनए आरएनए आरएनए की सीक्वेंस बनाएगा, क्योंकि ये होता है आरएनए प्राइमेस। सीक्वेंस का नाम क्या होता है? आरएनए प्राइमर। ठीक है, प्राइमेस एंजाइम है, प्राइमर वो सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये सीक्वेंस ही लिखे मैंने? सही लिखा है ये? कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, कुछ गलती है इसमें? आरएनए प्राइमर है ना? जी एडेनिन Ma'am, uracil थायमिन यूरासिल यूरेसिल Use. जगह यूरेसिल आएगा। हाँ, है ना, मतलब बेसिकली थायमिन की जगह यूरेसिल रिप्लेस होता है आरएनए में। ठीक है, तो वो छोटी सी सीक्वेंस कहाँ बनेगी? 5 प्राइम एंड की तरफ, 3 प्राइम एंड की वजह। 5 प्राइम टू 3 प्राइम किसकी तरह बनेगी? मैम 3 पे लगेगी जाके। 3 पे लगेगी यस मैम। यहाँ पर, उसके बाद 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ मूव करेगा, ऐसे मैम होगा? 3 प्राइम पे जाके लगेगी। 3 प्राइम पे जाके लगेगी। नहीं तो जब कहाँ रहता है अनीश तू? बता दे भाई, तेरा मैम घर पे। घर कहाँ है तेरा? मैम कांगड़ा हिमाचल में, कांगड़ा में। हाँ, नहीं तो कांगड़ा में चप्पल आती है अभी मेरी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करते यस मैम। हाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करने वाली डायरेक्शन होती है। ठीक है, प्राइमर मैम लग गया। गूगल प्राइमर जीपीएस से लगा किसके भेजना, लिए? मैं भी कांगड़ा से हूँ। अच्छा, ये बताओ 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये प्राइमर लग गया, अब कौन सा एंजाइम आएगा? अच्छा, ये एक ही स्टैंड पे लगेगा, दोनों स्टैंड पे लगेगा? दोनों पे। दोनों पे लगेगा भाई, दोनों की कॉपी बनती है। वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है जो एक स्ट्रैंड से होता है, ट्रांसलेशन दोनों से होता है, नमूनों। अब कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज 3। DNA dependent DNA polymerase 3. हाँ, अब इसीलिए खोजो तो पॉलीमरेज है मेरे भाई। किस पे डिपेंडेंट है वो पॉलीमरेज ने कॉपी बनाने के लिए? डीएनए आरएनए? डीएनए DNA DNA dependent डीएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase. उसमें बनाना DNA क्या है? डीएनए बनाना भी तो डीएनए है ना। Yes चुप, ma'am. आवाज आ रही है बेटा? जब मैम डीएनए पे आवाज डिपेंड हो गया, उसने डीएनए बनाना है, तो डीएनए बेटा डीएनए पॉलीमरेज हुआ ना, समझ आई बात? मैम आपकी वॉइस डीएनए लैग हो पे डिपेंड होकर डीएनए की कॉपी हमारी। यस मैम, मैम लैग हो रही है वॉइस कब आवाज से। लैग हो रही. It's not coming. यस मैम हमारी यस बेटा डीएनए पे डिपेंड करके डीएनए की कॉपी तो बना रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्यों होगा? वो तो हम एमआरएनए बनाते हैं तब आरएनए पॉलीमरेज होगा ना। तुम थोड़ा दिमाग तो लगाओ उसमें कि उसका नाम कैसे पड़ा है। वो डीएनए पे डिपेंड होके, ये जो पेरेंट डीएनए है ग्रीन कलर का, इस पे डिपेंड होके नया डीएनए बना रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है नहीं? राइट? Yes, तो ma'am. वो आएगा और ये पूरी की पूरी कॉपी बना देगा। थोड़ा सा सोचा करो, ऐसा थोड़ा सा सोचा करो। ठीक है, तो अब बन गई हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नई कॉपी बन गई, नई वाली यहाँ पर है। और यहाँ पर थोड़ा सा आरएन, अब ये जो प्राइमर लगा था उसमें तो आरएन के स्ट्रैंड्स थे ना, अब क्या होता है? कुछ होगा अब? अब एसएसपी आएगा। एसएसबी तो आ गया था, दोनों तरफ ऐसे ही बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड, कुछ नहीं होता। Yes, मैम ma'am. एक मैम तरफ होता है लीडिंग और एक Yes, तरफ ma'am. लैगिंग. वो कौन बताने वाला था? है चाचा नेहरू आते चांद से उतर गए। कौन सा लीडिंग होता है, कौन सा लैगिंग होता है? क्या पोलैरिटी होती है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की? लीडिंग मैम 5 स्ट्रैंड लीडिंग 5 5 प्राइम टू प्राइम 3 3 प्राइम प्राइम और होता है। लैगिंग 3 प्राइम टू 5 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है लीडिंग, और लैगिंग होता है हमारा 3 3 प्राइम टू प्राइम टू 5 प्राइम।
3 prime to 5 prime. अगर तुम रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो डीएनए रेप्लिकेशन की आज जरूर लेक्चर देखना, तुमको याद आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें से छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाते हैं, क्या कहते हैं हम उनको? Okazaki Okazaki fragment. fragment. ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भरने कौन आता है? DNA Ligase. हाँ, तो डीएनए लाइगेज आएगा यहाँ पर और वो उसको मदद कर देगा भरने में, राइट। अच्छा, चलो न्यू स्ट्रैंड बन गई। इसके अलावा जब भी डीएनए का जो ये बनता है इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, ये जो बन गया मोटू सा? replicating fork. रेप्लिकेशन फॉर्क या फिर डीएनए बबल, रेप्लिकेशन बबल, है ना। तो ये बबल अब Yes. एक डायरेक्शन में मूव करता है, कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? ऐसे मूव करेगा ये बबल, यहाँ पे खुलता चला जाएगा या यहाँ पे? दोनों साइड. दोनों साइड नहीं खुलेगा बेटा, टॉफी थोड़ी है दोनों साइड तक खोल देगी। बावली, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लैगिंग स्ट्रैंड 3 to 5 बन रहा है ना, तो वो ओपन 5 to 3 हो रहा होगा, ठीक है। 5 to 3 की तरफ वो ओपन होता है, तो ये जब आगे की तरफ ओपन होगा तो क्या होता है वहां पर आगे हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। जब सॉरी आगे की तरफ ओपन होता है तो जैसे इस साइड में ओपन हो रहा है तो इस वाले रीजन में सुपर कॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब सुपर कॉइलिंग होती है उसको रिलीज करने के लिए कौन आता है? Topoisomerase. पानी, टोपोआइसोमेरेज। तो अब आएगा हमारा टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज करता क्या था? ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बीच में क्या लगा देता है? ऐसे ऐसे नहीं, कट लगा देता है। कट लगाता है तो ये जो डीएनए की नीचे वाली थ्रेड है इसके अंदर से आराम से निकल जाती है। अब ये तुमको एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा, रिलैक्स करवा देता है स्ट्रैंड्स को थोड़ा सा। पीछे जाके एक बार देखना पड़ेगा, टोपोआइसोमेरेज दो टाइप के पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऐसे डीएनए की कॉपी बनती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन याद रखना कि डीएनए की कॉपी बनती है उससे, इतना हमें याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, टूटा फूटा ही है तुम में से आधे बच्चों को याद, भाई पढ़ लिया करो। ये बताओ कितने क्रोमोसोम हैं? 1 chromosome. 2. सेकंड वाले केस में 1. 1. 1 क्रोमोसोम है, वो 2 वाला कौन है? तू, तेरे को दूं? सी में कितने? 2 chromosome. 2. 2 क्रोमोसोम। कैसे पहचानते हो? 2. सेंट्रोमेयर के नंबर से, है ना, जितने सेंट्रोमेयर उतने। और सेंट्रोमेयर इज आल्सो नोन एज विच कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी? Primary constriction. Primary constriction. Primary. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, राइट, ठीक है। दोनों एंड जो होते हैं वो बेसिकली टीलोमेयर सीक्वेंस होती है। वहाँ पे टीलोमेयर वही सीक्वेंस है जो उम्र के साथ साथ कम होती चली जाती है डीएनए में, इसलिए सेल बुढ़ा होता है, इसलिए हम बुढ़े हो जाते हैं, ठीक है। मेरी नहीं होगी, मेरे में टीलोमेयर एक्स्ट्रा लगेंगे, हम ऐसे ही मानते हैं। और अगर इधर से एक और कंस्ट्रक्शन दिख जाए तो क्या नाम देते हैं उस कंस्ट्रक्शन का? Secondary constriction. सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कौन है ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन? नर्सरी में भेजू तुझे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से ये गोब्बू सा क्या बना है? Satellite सैटेलाइट chromosome. डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए कोडिंग होता है नॉन कोडिंग होता है? Non-coding. Non-coding. है। कभी कभार बन रहा है, कोई कोडिंग नहीं करता, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँ, अच्छा नेक्स्ट पे मैंने डाला नहीं, मुझे लगा था यहाँ तक खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, जरूरत है तुम्हें। ये बात बताओ, एक थ्रेड है, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हो, और उसके अंदर ऐसे मोती से लगे हुए हैं, क्या है ये? Chromatin. क्रोमेटिन, शाबाश। और ये गोलू गोलू क्या है? Octam. Stone. हाँ, ऑक्टामर, यस यस, हिस्टोन प्रोटीन। पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? Positive. Positive. क्यों? इसके अंदर ऐसे कौन से अमीनो एसिड होते हैं जिसे पॉजिटिव बनाते हैं? 2 मेन अमीनो एसिड। Lysine and arginine. Lysine. हाँ, 9 नंबर वाले को काट दो, Rg9 मुझे ऐसे याद है, एंड लाइसिन काट डालो, 9 नंबर वाले को काट डालो। तो फिर क्रोमेटिड क्या होता है? व्हाट इज क्रोमेटिड? अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो मर गया मैं। क्या होता है ये, बताती क्यों नहीं? आप चलेगा तुम? मैम जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े होते हैं सेंट्रोमेयर से, उनमें से एक को कहते हैं मैम क्रोमेटिड। वेरी गुड। कौन था ये? मैम हेमराज। हेमराज, शाबाश, बहुत खुश। ये ले सोने की माला तेरे नाम,
मिल जाए तो मुझे ही बताइयो। क्रोमेटिड इन्हें कहते हैं कि देखो ये एक क्रोमेटिड है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमेटिड, और ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम क्रोमोसोम है, मतलब सेम डीएनए का सीक्वेंस है इनके ऊपर, तो आपस में ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, इसे पूरे को मैं कहूंगी होमोलोगस क्रोमोसोम, और इन्हें मैं आपस में कहूंगी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ब्रदर नहीं, सिस्टर, सिस्टरहुड चलता है यहाँ पर, डीएनए में फेमिनिस्ट फैक्टर ज्यादा है, ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हम इसके कहते हैं। अगर मैं इसको सिंगल बना दूं ना ऐसे ऐसे, तो मैं जनरली इसको ना एक क्रोमोसोम मैं इसके लिए ना क्रोमेटिड वर्ड नहीं यूज करती। क्रोमेटिड वर्ड हम तभी यूज करते हैं जनरली जब सिस्टर क्रोमेटिड्स हो, मतलब दो क्रोमोसोम, मतलब दो आर्म्स हो जाए, 4 आर्म्स है उसकी, ठीक है, तो जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम होता है तब हम वर्ड यूज करते हैं क्रोमेटिड। अदरवाइज अगर एक ऐसी पड़ा है ना तो मैं उसको सिंपली क्रोमोसोम बोलूंगी। इतनी बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो इस चीज को कंफ्यूज मत करना, इतनी बात नोट कर ली, ये सब आगे काम आएगा, ऐसे मैंने तुम्हें कॉमेडी के लिए नहीं बताया। नोट कर लिया? यस मैम। यो मैम। चलो अब करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेल साइकिल। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर का नाम है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फर्क क्या है सेल साइकिल में और सेल डिवीजन में? वर्ड्स में बताना फर्क। क्या मस्त हुआ निकल रहा है, जल्दी बताओ। लाइफ स्पैन ऑफ सेल डिवीजन का सेल साइकिल। नहीं बे, कुछ भी बोलता है, लाइफ स्पैन क्या बे, तीसरा वर्ड था ये, लाइफ स्पैन उसकी पूरी जिंदगी है, और सेल साइकिल सेल डिवीजन उसी जिंदगी का पार्ट है। लाइफ साइकिल मेरी पूरी उम्र है, टीचिंग मेरी जिंदगी का पार्ट है, पूरी जिंदगी में टीचिंग थोड़ी कर रही थी मैं। लाइफ स्पैन अलग है। सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल डिवाइड हो गया 2 में, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवाइड हो गया, प्रोसेस हो गया, दैट इज सेल डिवीजन। सेल साइकिल इज कंप्लीट प्रोसेस of preparation and ultimate division of cell. बड़ा टर्म कौन सा हुआ, सेल साइकिल सेल डिवीजन या लाइफ साइकिल? सेल साइकिल, Lifespan. लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन Lifespan. पूरी जिंदगी, पैदा होने से मृत्यु तक, लाइफ स्पैन। सेल साइकिल, सेल ने जब डिवाइड करना सोच लिया कि उसने डिवाइड करना है तो वो पहले प्रिपरेशन करेगा सेल डिवीजन की, फिर वो अल्टीमेटली डिवाइड होगा, तो फिर होगी सेल साइकिल। सेल साइकिल होगी, और सेल साइकिल के अंदर एक प्रोसेस आएगा जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन उससे छोटी सम है। समझ आई बात? No मैम। डिफरेंस Yes, समझ ma'am. आया? मैम हम्म। मैम रिपीट कर दो। सेल साइकिल तेरी नीट की प्रिपरेशन है, तो पहले नीट के नोट्स बनाएगी, प्रिपेयर करेगी, ठीक है, फिर नीट का पेपर देगी, तेरा रिजल्ट आएगा, राइट? तो ये तेरी सेल साइकिल है, सारा प्रोसेस हो गया, नीट का पेपर भी दिया और उसकी प्रिपरेशन भी करी। सेल डिवीजन है, जिस दिन तू नीट का पेपर देने गई वो पर्टिकुलर दिन तेरा सेल डिवीजन है, ठीक है? तो सेल साइकिल का मतलब है तेरा पूरा प्रिपरेशन का पीरियड और एंड में तूने पेपर दिया। सेल डिवीजन का मतलब है जिस दिन तूने पेपर दिया, द फाइनल डे, वो सेल डिवीजन है, तो वो छोटा प्रोसेस हुआ, ठीक है? तो एक सेल जब 2 में डिवाइड हो गया वो सेल डिवीजन है। इस सेल को 2 में डिवाइड होना है, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन भी करेगा, तो वो सारा प्रिपरेशन और सेल की डिवीजन को अगर मैं एक साथ रख दूं तो उसको मैं सेल साइकिल कहती हूँ। समझ आई? यस मैम। और लाइफ साइकिल है पैदा होने से लेकर मृत्यु तक, जो पूरा जीवन का काल रहा वो होगी लाइफ स्पैन। तो बहुत बड़ा है ना? यस मैम। तो तुम्हारा तो अभी शुरू ही हुआ है। ओके, तो ये था फर्क। अब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, सेल डिवाइड होने का मतलब है एक सेल से 2 सेल, ठीक है? फिर क्या होता है जब सेल डिवाइड होके यहाँ आ गया, देखो ये पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल से 2 और 3 बन गए डॉटर सेल। अब मानो ये सेकंड वाला सेल है, ये सोच रहा है कि अब मुझे ना कोई परमानेंट फंक्शन करना है, या मैं हर बार ना डिवाइड नहीं हो सकता, मैं मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं हूँ, मुझको पर्टिकुलर फंक्शन करना है, मुझे ना सिर्फ फ्लोएम बनाना है और खाने का ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट के अंदर। तो ये क्या करेगा, इसको स्पेशलाइज होने के लिए थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं सेल इलोंगेशन। कि सेल अपना साइटोप्लाज्म थोड़ा बढ़ाता है, अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करता है, और मॉडिफाई करने के बाद वो क्या कर लेता है अपने अंदर डिफ्रेंसिएशन करके वो क्या बन गया, एक पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर फिक्स सेल, परमानेंट सेल।
ये छोटी छोटी सी टर्म है। अब इससे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो मुझे ये बताना कि एक प्रोसेस पढ़ा था डिफरेंशिएशन, फिर पढ़ा था डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, याद है किसी को? Yes, ma'am. बताना Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताना। डिफरेंशिएशन मतलब मैम डिफरेंट मैम मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन गया, इसने अपने जीवन का सोच लिया। तो ये पहले थोड़ा इलोंगेट होगा बेटा, फिर परमानेंट बनता है, वो बात नहीं बताई थी। डी डिफरेंशिएशन मतलब परमानेंट परमानेंट सेल का फिर से Permanent मेरिस्टेमेटिक से सेल बनना। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट सेल को एकदम से लगा रहे, नहीं नहीं नहीं, वापिस से मेरिस्टेमेटिक में आएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन गया, फिर मैम फिर मैम डी उसी मेरिस्टेमेटिक रीडिफरेंशिएशन, सेल का परमानेंट सेल में बदलना। फिर मेरिस्टेमेटिक सेल को रियलाइज है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो फिर से बदलेंगे जी, हमारा दिमाग खराब है। तो मेरिस्टेमेटिक का दोबारा से परमानेंट में चेंज हो जाना। जिसको ये याद नहीं है, ये कौन से चैप्टर का पार्ट है? प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट था उसका ये पार्ट है। तो उसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में, जिसको नहीं याद है ये टर्म वहां से देख लेना, नीट का इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतनी सी टर्म हमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, कि सेल साइकिल का मतलब है, देखो नीट का क्वेश्चन आता है, ये सीक्वेंशियल फेज है, सीक्वेंस में होता है। ठीक है, मैं तुम्हें नाम पढ़ाऊंगी, वो नाम उसी ऑर्डर में होता है। ऐसा नहीं होता कि सेल पीछे आता है और चेंज हो जाता है। अगर सेल ने डिवाइड, देखो अब सेल हूँ मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो डिवाइड होंगी, मेरे जैसे 2 और सेल मैं बना के रहूंगी। ठीक है, तो अब मैंने जब ये कदम बढ़ा लिया, मैं पीछे नहीं जा सकती। ठीक है, तो जो सेल सेल साइकिल में एंटर हो गया, अब वो एंटर हो गया, वो पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो एक सीक्वेंस में चलता रहेगा, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, इसलिए आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के साथ। आप कोई सीढ़ी स्किप नहीं कर सकते हो, आप सीढ़ी से जंप बैक नहीं कर सकते हो, आपको चलते रहना है। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल है, जेनेटिकली कंट्रोल है, सेल का डीएनए खुद ही इसे कंट्रोल करता है, और ये ऑर्डर्ड है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करता है। सिक्वेंशियल एंड ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम सेम सी टर्म लगती है, तो याद रखना ये 3 टर्म सेल साइकिल की डेफिनेशन में अंडरलाइन कर लेना। अब इसमें क्या होता है, सेल साइकिल में बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो तुमको लकीली इन प्रोटीन की डिटेल नहीं जाननी, लेकिन तुम्हें 2 नाम पता होना चाहिए कि जो सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, और ये अल्टीमेटली डिवाइड होगा 2 सेल में। ओके, हमने ये प्रोसेस करना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। अब ये जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, ओशियन, अभी जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उनके 2 नाम याद रखने हैं, एक है साइक्लिन प्रोटीन्स, ठीक है, और एक है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, जिनको सीडीकेस भी कहते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, और ये एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। ठीक है, तो साइक्लिन और सीडीकेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ये इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर? सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्लियर? Yes, तो ma'am. तुमको बस इनके नाम याद रखने हैं, इसकी डिटेल में तुम्हें नहीं जाना। चलो आगे। तो Yes, ma'am. डेफिनेशन के ये मैम 3 जो टर्म्स अपने पे सेल क्वेश्चन, दोबारा बोल दोबारा बोल। हम जो अपने सेल इलोंगेट बताया था मैम, मुझसे एक बार फिर से बता दो। सेल, अगर ये सेल है ना, ये सेल है हमारा पेरेंट सेल, और इसने सोच लिया कि मैंने डिवाइड हो जाना है अब। ठीक है, मैंने बच्चे बनाने हैं अब, डॉटर सेल। तो जब ये ऐसा करने जाएगा ना, तो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉटर सेल बोला, ये सेल है, पेरेंट सेल है, इसने डिसाइड कर लिया है कि अब ये जाकर परमानेंट सेल बनाएगा, परमानेंट फंक्शन करेगा, मेरे दिल का सेल बनेगा, परमानेंट फंक्शन हो जाएगा अब इसका। ठीक है, तो जब इसने डिसाइड कर लिया है ना ये, तो वो करने से पहले ये थोड़ा अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है और अपनी शेप को थोड़ा मॉडिफाई करता है। उस फेज को हम कहते हैं सेल इलोंगेशन, कि सेल थोड़ा सा इलोंगेट करता है, अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है, और उसके बाद वो फाइनली परमानेंट सेल बन जाता है। ठीक है, समझ आई? मैम सेल डिफरेंशिएट क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, जो हमेशा सोचते हैं कि हमने डिवाइड करते रहना, उनमें से कोई सेल डिसाइड कर ले कि अब उसको मेरिस्टेमेटिक नहीं बनना, अब वो परमानेंट सेल बनेगा, मतलब वो और डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन प्लांट का वो लीफ ही बनाएगा। तो उस प्रोसेस को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। डन ओके मैम। ओके, चलो भाई आ जाओ। सेल साइकिल, सो सेल साइकिल 2 मैम, पार्ट्स वो में डिवाइड, बोल 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 बोल, सेल हो सकता है, दोबारा बोल। वो कोई भी सेल हो सकता है, जो डिवाइड, कौन सा मेरिस्टेमेटिक कोई भी सेल? कोई भी सेल हो सकता है। मेरिस्टेमेटिक बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं, ह्यूमन के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होते, प्लांट्स में होते हैं, और वो वाले सेल होते हैं जो हमेशा डिवाइड करने की पोटेंशियल रखते हैं। उनके पास बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, उनकी सेल वॉल बहुत पतली सी होती है। दे आर स्पेशल सेल्स जो आपको टिप्स पे मिलते हैं, प्लांट की रूट के टिप पे मिलेंगे, शूट के टिप में मिलेंगे, टिप्स पे मिलते हैं, वो स्पेशल सेल्स होते हैं। ठीक है,
यस मैम। डी डिफरेंशिएशन होता है साहिल कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल था ना, हाँ हाँ एक सेकंड ना, परमानेंट बन गया लेकिन बाद में इसको रियलाइज हुआ कि इसे दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बनना है, तो ये परमानेंट सेल को मैं यहाँ लिख दूँ और इसमें दोबारा से ऐसे चेंजेस आ जाए कि ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन गया। प्लांट में ऐसा होता है, तो इस प्रोसेस को मैं डिफरेंशिएशन नहीं कह सकते, अब मैं इसे कहूँगी डी डिफरेंशिएशन। हाँ बेटा तू बोल रही थी कुछ, बोल। मैम मैं पूछ रही थी कि जो आपने कहा कि मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है ना, वो मतलब परमानेंट सेल होगा, नहीं नहीं, तो वो कोई मेरिस्टेमेटिक मतलब अगर वो होना चाहता है तो आपने प्लांट के ऐसा केस नहीं कहा। प्लांट के केस में उसका डीएनए डिपेंड करता है ना। मान लो कि परमानेंट सेल सारे मेरिस्टेमेटिक सेल मर गए, प्लांट के केस में ऐसा कोई हादसा हो गया, तो उसके कुछ सेल्स अगर सिग्नल दे सकते हैं और कुछ सेल को दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बना सकते हैं, तो प्लांट फिर से अपनी ग्रो कर लेगा ना। तो वो प्लांट के केस में होता है, एनिमल के केस में नहीं होता है। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए बहुत सीवियर कंडीशन में ऐसे चेंजेस कर लेता है। ठीक ओके है, समझ आया? यस मैम। अब साहिल अगर यही मेरिस्टेमेटिक सेल दोबारा से जाके सोचे कि नहीं यार मैं मेरिस्टेमेटिक, मेरा काम हो गया, जितना मुझे नए सेल बनाने थे बना लिए, अब मैं दोबारा से परमानेंट बनना चाहता हूँ, तो दोबारा से परमानेंट बनना चाहेगा तो इसको मैं बोलूंगी रीडिफरेंशिएशन। तूने 5 मिनट खराब किए लड़के, तेरे को तो बताऊंगी मैं। ठीक है, देखो अब मैम क्लास लिए झेल लिया मैंने तुम्हें, तो देख। हाँ मैम मैं यही पूछ रही थी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, वो परमानेंट आपने बताया अभी रीडिफरेंशिएशन में, अच्छा समझ आ गया। तो ये कोई मतलब कोई स्पेसिफिक नेम होता है इन सेल का जो मतलब परमानेंट सेल में चेंज हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो डिपेंड मतलब करता है ना उनको क्या बना रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल ही बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक ही बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल इज अ सेल विद अ कैपेसिटी टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, उनको मेरिस्टेमेटिक ही बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक ही बोलूंगी मैंने। ओके मैम। मैम फॉर हाँ एग्जांपल जो अंशु, वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम बनाएगा, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल इस केस में वेस्कुलर कैम्बियम हुआ हमारा, राइट? यस 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 यस, उसके तो सेल्स सेल बना का नाम फिर वेस्कुलर कैम्बियम पड़ा है कि लाइक मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सा है, तो वो वेस्कुलर जो कैम्बियम। स्ट्रक्चर बना रहा, ना 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 ना, जो सेल मॉडिफाई होकर जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसका नाम वेस्कुलर कैम्बियम है। सेल्स अगर मैं उसका एक निकाल के पूछूं ये क्या सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है। मैम रीडिफरेंशिएशन में तो जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क और सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फिलोएम बनाएगा, हम्म तो हाँ इसमें तो हाँ सेकेंड लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम वेस्कुलर कैम्बियम ने नहीं करा। हाँ वेस्कुलर कैम्बियम ने कर दिया ना, लेकिन जहाँ पर भी नया सेल बनाएगा, अब वो जैसे स्ट्रक्चर बना कर रहा है ना, वेस्कुलर कैम्बियम को बोल दूं कि मैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल है। वेस्कुलर कैम्बियम मतलब वेस्कुलर कैम्बियम के पूरे स्ट्रक्चर का हमने उसके अपीयरेंस के ऊपर नाम दे दिया, लेकिन अगर उसका एक सेल निकाल के बोलूंगी तो मैं सेल को मेरिस्टेमेटिक सेल बोलूंगी, स्ट्रक्चर मेरिस्टेमेटिक सेल से बना है ये बोलूंगी। लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम इज नॉट मेरिस्टेमेटिक वन सेल, इट्स अ ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। समझ आई? यो मैम अब क्लियर है, अब क्लियर है। हाँ अब क्लियर है। ठीक है, बंदर कहीं के रुक, अंशुल का क्वेश्चन है। सेल डिवाइड तो तभी होगा ना। हाँ अंशुल, जब साइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज होगा, ये पहुंचने का दे रहे हैं मुझे साइटोप्लाज्मिक रेशियो पे, बताए तो बताने तो दे। तो भाई सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, ठीक है, 2 फेजेस होगी तभी सेल की एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक होता है प्रिपरेटरी फेज, ठीक है, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज का दूसरा नाम है इंटरफेज, ठीक है। और दूसरा फेज होता है जिसका होता है सेल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन होती है, और इस फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एम फेज। अब यहाँ पे एम किसके लिए क्या रिप्रेजेंट करता है, माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। इट कैन बी माइटोसिस और इट कैन बी मियोसिस एज वेल, डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में इंटरफेज आता है, लेकिन एनसीईआरटी इसकी बात नहीं करती है, लेकिन हमेशा आता है। कोई भी सेल, ये एक सेल से 2 सेल बनने से पहले हमेशा यहाँ पे प्रिपरेशंस होगी, तैयारियां होती है। तुम कोई भी पेपर देने जाओगे उसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हो ही नहीं सकता ना क्लियर, फिर कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक सेल से जब भी 2 सेल बनेंगे तो इंटरफेज आएगा, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो। तो एम फेज होता है सेल डिवीजन का फेज, वो माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, इसलिए हम उसको कैपिटल एम लिखते हैं। अब हम कहते हैं सेल साइकिल है ना, तो हम क्या कहते हैं कि इसे साइकिल बना लेते हैं, हम लोग पाई चार्ट बना लेते हैं, पाई कहते हैं ना इसको, खाने वाली पाई, यस मैम। यस मैम। है ना।
तो पाई चार्ट बना के हम दिखाते हैं कि कैसे सेल डिवाइड होगा। मतलब कि मैं अगर ये बात बोलूँ, सेल साइकिल की बात है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो जब तक मैं यहाँ पे वापस पहुंचूंगी तब तक मुझे, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो मेरे पास कितने सेल होंगे? एक सेल, ठीक है, 1 सेल। और जब तक ये साइकिल एंड होगी तो मेरे पास कितने सेल बन चुके होंगे? 2 सेल। 2 डॉट। 2 सेल। हाँ, इतनी बात क्लियर है सबको? नो मैम। स्टार्ट हम इससे करेंगे और एंड हम इससे करेंगे, इतनी बात तो हमें क्लियर है। साइक्लिक फेज है हमें, ठीक है। अब देखो, जब भी सेल को डिवाइड करना है तो वो पहले प्रिपरेशन करेगा। अब मुझे बताओ, नेट का पेपर कितने घंटे का होता है? 3 आर। 3 3 hours. hours. प्रिपरेशन कितने घंटे करते 3 हैं? घंटे 20 मिनट। बस मैम 20 मिनट्स छोड़ दिए उन्होंने। कौन से 20 मिनट? 3 hours 20 मिनट्स का होता है पेपर मैम। 20 मिनट भी आ गए अब? कब से मैम? मैं इतने साल से लास्ट ईयर 3 घंटे ही 20 सोच रही हूँ। मिनट्स एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम स्टार्टिंग के पार्ट टाइम ऐड करो। अच्छा, 3 घंटे 20 मिनट का होता है। और तुम प्रिपरेशन कितने घंटे करते हो? रफ आइडिया। बहुत सारे। बहुत सारे, 3 घंटे से ज्यादा करते हैं, 4 यस। है ना? बहुत सारे। तो मुझे बताओ, इतनी सारी प्रिपरेशन क्यों करते हैं? रीजन? बेसिक क्वेश्चन ताकि है, 3 घंटे में मेडिकल हो फील्ड सके। में। ताकि 3 घंटे का पेपर सही हो जाए, है ना? इसलिए यस मैम। प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेन इवेंट कौन सा है, प्रिपरेशन वाला या मेन इवेंट तुम्हारा उस दिन पेपर है? इस दिन पेपर है। पेपर है मेन। हाँ, पेपर है मेन। तो उस दिन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड नहीं कराने का है। बाहर का खाना बंद कर देना, 15-20 1 महीना पहले बंद कर देना वैसे तो, ठीक है। बाहर से गोलगप्पे खाना बंद कर देना, ओके समझ मैम। गई? गोलगप्पे के पानी सबसे ज्यादा बीमार करता है, गन्ने का जूस भी बीमार कर देता है, क्योंकि पानी सही यूज नहीं करते। तो जरूरी चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे साल प्रिपरेशन करी, अगर एंड में बीमार हो गए ना तो उसका दुख अलग होगा, वो तो फिर कोई कंसोल भी नहीं कर पाएगा, राइट? तो प्रिपरेशन हमें ज्यादा करनी होती है ताकि मेन इवेंट सही से हो। तो प्रिपरेटरी फेज की ड्यूरेशन ज्यादा होगी, योगा लॉन्गर, योगा शॉर्टर, है ना? ये बेसिक से क्वेश्चन है जो नीट पूछ लेता है, और बड़ी ही शर्म की बात हो जाएगी अगर हमसे सॉल्व ना हुए। एंड नीट डज आस्क दीज क्वेश्चंस, ओके। सो ये लॉन्गर होगा और ये शॉर्टर होगा, राइट? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है ऊपर? अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं कुछ। डन। हाँ भाई, तो फिर बताओ क्या लिखा है ऊपर? हेडिंग क्या है सोनाक्षी? मैं तो कोई और बता दूं। हाँ एग्जैक्टली, गाना है ना ऐसा? यस मैम। जो अच्छा गाना है, अब वर्ड नहीं बोलेंगे। तो कुछ चीजें जो तुमको याद रखनी है। पहले जनरेशन टाइम का मतलब होता है इंटरफेज एंड एमफेज। मतलब कि एक सेल है जिसने डिवाइड करना है, तो वो पहले जाएगा इंटरफेज में, हमेशा पहले इंटरफेज में जाएगा, पहले सेल डिवीजन में नहीं जाएगा। उसके बाद वो एंटर कर जाएगा एम फेज में। तो इसको कंप्लीट हम एक साथ बोल देते हैं जनरेशन टाइम, ठीक है। अब जनरेशन टाइम ना, मतलब एक पूरी कंप्लीट सेल साइकिल होने का इस जनरेशन टाइम मतलब 1 कंप्लीट सेल साइकिल, ठीक है। अब मुझे बात बताओ कि जो एनसीईआरटी है वहां पे 2 एग्जांपल दिए जो तुम्हें पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं ह्यूमन का जो सेल है, लेट्स से उसमें मैं माइटोसिस की बात करने वाली हूँ। तो मेरा स्किन सेल है, तो डेड स्किन आती है, फिर वो हट जाती है, फिर नए स्किन सेल आते हैं, तो मैं नोनी नोनी सी स्किन हो जाती है मेरी, है ना? बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तुझे बड़ा पता है मेरी स्किन नोनी हो जाती है। तो एक सेल जो है वो डिवाइड करने के लिए कितना टाइम लेता है? 24 आवर, 24 घंटे लेता है। वो पूरा एक दिन खा गया मेरा। उसमें एक सेल साइकिल होगी। 24 घंटे में से 23 आवर्स वो सिर्फ स्पेंड करता है किस फेज में? इंटरफेस। यस, इंटरफेस। और सिर्फ लास्ट के 1 घंटे में वो करता है एम फेज, दैट इज माइटोसिस। इस केस में माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो माइटोसिस कर देता है वो सिर्फ 1 घंटे में। तो ऑलमोस्ट अराउंड 95% जो सेल साइकिल का है वो इंटरफेस में जाता है, और 5% वो हमारा सेल डिवीजन में जाता है, ठीक है। इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल, इस डेटा को ऐसे ही याद करना है बाय हार्ट। डन? यस मैम। बेटा हमारे स्किन के जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना, पूरी स्किन नहीं जाती, लेकिन एपिडर्मल सेल हमारे झड़ते हैं। हमारी पूरी स्किन के एपिडर्मल सेल झड़ते हैं और फिर नए एपिडर्मल सेल्स आते हैं, ठीक है। मेरे को कह रहा है आर यू स्नेक, नालायक।
मैं नागिन हो सकती हूँ, स्नेक कैसे होंगी? दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने, यीस्ट। यीस्ट क्या होता है? कहाँ पढ़े यीस्ट? लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्या होता है? माइक्रोब्स कहाँ इन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या बनाने में काम आती थी? ब्लड एंड यस। सो इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? लाइफ साइकिल सॉरी सेल साइकिल कितने मिनट की होती है? 90 मिनट। 90 मिनट्स, राइट, जिसमें से 85 मिनट्स वो किस में स्पेंड करता है? इंटरफेस इंटरफेस। इंटरफेस और 5 मिनट एमफेस बेटा ये डेटा तुम्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने एसएस दिया है, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं और बड़ी ही बहुत ही ज्यादा बेशर्मी की बात होगी जो तुमसे ये ना हुआ। और हाँ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ज्यादा क्वेश्चन सेल साइकिल सेल डिवीजन से आते हैं। तो ये मैं तुम्हें थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस वाला पार्ट भी कराऊंगी क्योंकि टू मेक श्योर कि इस चैप्टर के क्वेश्चन सारे हो जाए, बिकॉज इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे मत समझना हे भगवान ये क्लास में क्या बोल रही थी, बुक में तो कहीं नहीं लिखा। पागल तो नहीं होगी, पागल तो मैं होगी, लेकिन वो तुम्हारे पेपर में आ सकता है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब देखो ये मैंने बनाई है क्या, सेल साइकिल। माइक बंद कर ले यार, या तो तू पढ़ा ले या माइक बंद कर ले, और तू मेरे को मार्क्स भेज देना अपने टेस्ट के, समझ में आई? अगर तू मेंटी वाले टीचर को भेजना चाहते हो भेज दो, मेरी दोस्ती है, लेकिन किसी को तो भेज दो। राइट तो सेल साइकिल में जो हमारा इंटरफेज होता है वो आगे भी 3 फेजेस में डिवाइड है। क्या नाम है उनका? 3। देखो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए फेजेस में डिवाइड किया, रियलिटी में सेल ना बस फटाफट फटाफट डिवाइड होता है, उसको समझने के लिए हमने नाम दे दिया उसको, तो सेल नाम के हिसाब से नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इंटरफेस भी ऐसे होता है कि एक सेल है वो एंटर हुआ डिवाइड होने के लिए, अब वो प्रिपरेशन कर रहा है, तो पहले वो जाएगा 3 कमरों से होता हुआ जाएगा, रूम नंबर 1, ठीक है, फिर जाएगा भैया वो रूम नंबर 2 में, फिर जाएगा वो रूम नंबर 3 में, ठीक है। ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं उल्टा सीधा जंप नहीं मार सकता वो, एक ही रास्ता है, एक ही गली है, ऐसे ही जाना है। तो इंटरफेस में एंटर करने के बाद पहले रूम नंबर 1 में आएगा जिसको हम कहते हैं G1 फेज, फिर वो जाएगा रूम नंबर 2 में S, फिर वो जाएगा रूम नंबर 3 में G2 फेज। यस यस, तो हमेशा इसी सीक्वेंस में होगा। तो सेल जब इसमें एंटर किया वो एक सेल था, लेकिन जब वो G2 से निकला तो सेल साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। और क्या चेंज आता है उसमें? बहुत सारे चेंज आते हैं उसमें, और ये सारे चेंजेस हमने पढ़ने हैं इंटरफेस में। इतनी बात क्लियर सबको? यस मैम। तो देखो मैं इंटरफेस बनाऊं, मैं बनाऊंगी यहाँ से, ध्यान से देखना, यहाँ से पहले कौन सा बनाऊं, नाम बताओ, कौन सा दरवाजा, जीवन कौन सा कमरा बनाऊं? जीवन फिर जी एस 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 एंड S G2, और phase. ऐसे ऐसे एरो बनाओ, ऐसे एरो बनाओ, ऐसे बनाओ एरो, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है और गलत हो जाता है। अब जिसने मेरे से पूछा G0 फेज, G0 फेज G1 और S के बीच में नहीं आता। G0 फेज इज अ फेज जब सेल डिवीजन से एक सेल एग्जिट हो जाता है। तो मैं पाई चार्ट के अंदर नहीं बनाऊंगी, मैं बाहर बनाऊंगी, लेकिन मैं तब बनाऊंगी जब मैं बताऊंगी। अभी मैं बताऊंगी नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगी? वाह क्या राइमिंग करी है, इतनी वाहियात। ये रहा हमारा हरे वाला, ये हरे किसकी है? एम फेज, ठीक है। लिखने के बाद जोर से बोल ताकि क्रेडिट तू खा जाए मेरा, है। अब ये बता, बीच में ये गुलाबी गुलाबी दिख रही है, गुलाबी आंखें यस मैम। कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 कितनी? 3 बेटा 4 नहीं दिख रही तुम्हें? नो मैम। तो बना ही नहीं है, 4 क्यों दिख रही 3 दिख रही है। बना लिया इतना? यस मैम 8 लास्ट बार बता रही हूँ 54 kg, मुझे लगता है कम हो गया है, 53 हो गया होगा, कल चेक करके बता दूंगी। हर रोज मुझसे मेरा वेट पूछते रहता है, पता नहीं क्या शौक है इनके। मैं तुम्हारा रिजल्ट लिखती हूँ, तुम क्या मेरा वेट लिखते हो? मैम आपकी एज क्या है? काम कर अपना। चेक पॉइंट्स क्या होते हैं? चेक पॉइंट कभी तुमने, या मुझे पता नहीं हिमाचल में होती है या नहीं, या तो बहुत, पंजाब में तो बहुत होती है वैसे, नाकाबंदी देखी है? यस मैम। यस क्या मैम। होता है नादी? Yes, ma'am.
मतलब पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं क्यों? बैरिकेड्स रोकने होता है, के लिए। बैरिकेड्स होते हैं, चेकिंग करते हैं, कोई जा तो नहीं रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज बताने में, मेरी मर्जी है, मैं नहीं बता रही। ऐसे देख के कि कोई पानी पी के गाड़ी तो नहीं चला रहा है ना, या कोई बच्चे बुच्चे किडनैप करके तो लेके जा रहा, भैया रोको उनको, अरे अलाउड थोड़ी है ऐसे किसी के बच्चे ले जाओ, जिनके पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की सिरदर्दी है तुम क्यों लेके जा रहे हैं, नाकाबंदी। तो सेल भी क्या करता है, सेल कहता है ऐसा नहीं है कि भाई तू जीवन में आया, एस में गया, फिर G2 में गया, फिर M में गया, यहाँ से एक सेल गया था और एंड में 2 सेल बन गए, कह रहे ऐसे नहीं हवा में बन जाएंगे। ओ भाई चेक भी तो करना है, कहीं कहीं एरर हुआ तो, अगर कोई एरर हुआ तो रिजल्ट क्या होगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी ना, उस इंसान में उस स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी हो जाएगी, वो तो खतरनाक चीज़ है, राइट। तो सेल में डिफॉर्मिटी तो नहीं होनी चाहिए, तो उसको चेक करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो सेल साइकिल के अंदर तुमको 3 चेक पॉइंट पढ़ने हैं। क्यों? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि हमें जो पढ़ने पड़े चेक पॉइंट वो बहुत डिटेल में पढ़ने पड़े, लेकिन तुमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए चेक पॉइंट आते कहाँ से हैं, कहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले चेक पॉइंट तुमको मिलेगा, सबसे पहले तुम्हें चेक पॉइंट मिलेगा जब G1 में सेल होगा, वो G1 से S में जाएगा, तो तुमको मिलेगा तुम्हारा फर्स्ट चेक पॉइंट। दिख रहा है? चेक पॉइंट्स पे ऐसे कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे याद करना, ऐसी चीज़ें होती है जो चेक करती है कि सेल में सब हो गया या नहीं। तो जो भी G1 फेज में होना था, अभी हम पढ़ेंगे, वो सब कुछ हो रखा है, तभी वो इस सेल को ऐसे दरवाजा खोलेगा और S में जाने देगा। अगर इस सेल में वो चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है, ऐसे है ये सेल है, ठीक है, चेंजेस नहीं आए, तो वो इसके दरवाजे से टकराएगा और उसको कहेगा वापस जा, पहले अपना काम कंप्लीट कर, ठीक है। और अगर ये अपने आप को ठीक नहीं कर सकता तो यहीं से डीजेनरेट हो जाएगा ये, लेकिन वो अगले फेज में नहीं जाएगा, ठीक है। तो चेक पॉइंट्स वो नाकाबंदी है जो इंश्योर करती है कि जीवन के अंदर सब कुछ चेंज हो गया है ना, तब वो खुलेगी और इसको जाने देगी, और अगर नहीं हुआ तो रुक जाएगी और इसे वापस भेज देगी। वेट करेगी वो कि तू अपना जीवन का सारा काम कर ले, अगर ये नहीं कर पाता तो फिर ये डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चेक पॉइंट है आपको मिलता है G1 और S के बीच में, और ये है मेजर चेक पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेजर चेक पॉइंट आपको किसके बीच में मिलता है, G1 और S के बीच में मिलता है, ये 2 क्वेश्चन पूछेंगे। डन। सेकंड चेक पॉइंट आपको मिल रहा है किसके बीच में, G2 एंड M फेज के बीच में। मैंने प्रो फेज नहीं बोला है अभी, कुछ भी ऐसे दिमाग मत लगाना, G2 एंड M फेज हमें याद करना है, ठीक है। तो G2 और M के बीच में मिलता है कि यहाँ पे जो सेल था वो यहाँ पर जाना चाहता है, G2 से M में जाना चाहता है, तो अब ये G2 वाला है अपना नाकाबंदी लगी है, ये भी चेक पॉइंट है, तो ये चेक करेगा कि G2 में जो आया है डीएनए मटेरियल डबल है कि नहीं, ये मोटू हो गया या नहीं। अगर ये मोटू नहीं है, से पिचकुस है, तो इसके पास आएगा, कहेगा वापस हो जा, वहीं खड़ा रहे, ठीक हो करा। अगर तो मोटू हो गया फिर आके इसको जाने देगा, अगर ये नहीं हुआ तो उसको कहेगा नहीं भाई नहीं, डिफॉर्मिटी नहीं चाहिए, जिंदगी में बहुत कष्ट है, ये डीजेनरेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो सेकंड चेक पॉइंट जो आता है हमारा वो यहाँ आता है, सेकंड चेक पॉइंट लिख लो मैं डायग्राम में, किसके बीच में आता है ये पूछ लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये है माइनर चेक पॉइंट, बहुत सीवियर नहीं होता ये, माइनर चेक पॉइंट है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन मान लो इंटरफेस वाले चेक पॉइंट काम नहीं करे, इंटरफेस में 2 चेक पॉइंट पढ़ लिए, एम फेज में चला गया साइकिल, लेकिन एम फेज में जाकर उसको रियलाइज हो रहे स्पिंडल फाइबर तो बन ही नहीं रहे अब। तो एम फेज के अंदर चेक पॉइंट कहाँ पर आते हैं, मेटाफेज एंड एनाफेज के बीच में। तो मेटाफेज में अगर स्पिंडल फाइबर सही से नहीं लगे, अभी बताऊंगी आगे, तो एनाफेज में सेल एंटर नहीं करता, तो यहाँ पर आता है हमारा थर्ड चेक पॉइंट। डन। माइनर मेजर नहीं लिखना है, बस इतना याद रखना है इसके साथ, क्लियर है? यो मैम। यस मैम। ओके। तो 3 चेक पॉइंट है हमारे पास, एक है हमारा G1 एंड S पे, हमारा है फर्स्ट चेक पॉइंट, लिख लो वहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा चेक पॉइंट कहाँ है, G2 और M M phase. और तीसरा चेक पॉइंट मेटाफेज और एनाफेज के बीच एनाफेज के बीच में, ठीक है। और मेजर कौन सा इसमें से, G1 और S। बहुत बढ़िया, चलो आगे चले। यस मैम। समय है क्या, अरे है समय अभी। अच्छा हाँ, ड्रॉपर्स रुक जाना दोनों बैचेस के, क्योंकि मैं ना एक बैच के ड्रॉपर्स को जानती हूँ, दूसरों को मैं पहचान नहीं है मुझे ड्रॉपर कौन है, सिर्फ ड्रॉपर रुक जाना। वो जो चालाक बन के ऐसे रुकते हैं ना, वो स्कूल वाले बच्चे, कोई फायदा नहीं है, रुकना मत, तुम्हारे को अलग से रोकूंगी भाई। तो जीवन फेज में अब क्या होता है हमें ये जानना है। देखो जीवन फेज में क्या होता है, ये मेरा मासूम सा सेल था और ये सेल साइकिल में अब एंटर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मासूम सा सेल हमारा सेल साइकिल में एंटर करेगा, कौन से फेज में, G2 फेज में, ठीक है। जब वो G1 फेज में एंटर करेगा तो सबसे पहले मासूम सेल बहुत सारा खाना वाना खा के अपने साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा लेगा, वो हो जाएगा गब्बू,
तो साइटोप्लाज्म का अमाउंट हो जाएगा इंक्रीज। सेल का साइज क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसेस होने हैं। क्या प्रोसेसेस होने हैं? या मेरे को बात बताओ, अगर एक सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बना रहा है, यानी कि दोनों सेल के पास इक्वल नंबर ऑफ ऑर्गेनेली भी तो जाएगी। अगर इस सेल के पास, पेरेंट सेल के पास, पेरेंट उसको कहते हैं जिसने डिवाइड होना है, ठीक है, तो अगर पेरेंट सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया था, यानी कि दोनों सेल के पास एक एक माइटोकॉन्ड्रिया तो जाएगा ना यार, है ना? तो सब चीजों को डिवाइड होना पड़ेगा। तो क्या होता है जीवन फेज में? सबसे पहले सेल का साइज बड़ा हो जाता है, अभी मैं लिखवाऊंगी, टेंशन ना लो। उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनेलीज का नंबर इंक्रीज हो जाता है। और ये सब प्रोसेस करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। ताकत कौन देता है सेल में? एटीपी की प्रोडक्शन बन जाती है। हाँ, और ये सब करने के लिए हमें सिग्नल चाहिए, और सिग्नल सेल में किस फॉर्म में होते हैं? सिग्नल सेल में किस फॉर्म में होते हैं भैया? एक सेल दूसरे सेल से कैसे बातें करता है न्यूरॉन। बेटा? प्रोटीन। बेटा सेल को कुछ भी करना है तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर उससे प्रोटीन ही तो बनता है, तभी तो सेल को पता चलता है उसे कुछ करना है। क्यों मेरी कड़ी परीक्षा ले रही है तू, है? तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ जाएगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, माफ किया मैंने तुझे। तो देखो जीवन में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन आता है। साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होता है, पहला क्वेश्चन ये। कौन से फेज में होता है? जीवन में होता है। सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेल है जो अगले फेज में भी होंगे, मैं तुम्हें स्पेसिफिक लिखाऊंगी। यहाँ पे जर्नली सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाएंगे, मतलब कॉपी बन जाएगा, जुड़वा, ठीक है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट हो जाएगा डिक्रीज, इंक्रीज। प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे यहाँ प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड भी सिंथेसाइज होंगे। न्यूक्लियोटाइड किस बला का नाम है? बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है? शुगर, आगे बोल। शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, और कुछ बस? प्लस फॉस्फेट। मैम फॉस्फेट ग्रुप। राइट। और न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। तो उनकी सिंथेसिस भी हमारी जीवन फेज में हो जाती है, ठीक है। और एटीपी की सिंथेसिस भी होती है यहाँ, ठीक है। सो जीवन टू एस फेज चेक पॉइंट इज द मेजर चेक पॉइंट। ये पॉइंट यहाँ लिख दिया, ठीक है, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया इनका, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पेपर इसी से आता है। तो जीवन में तुमसे ये पूछेंगे, है ना। डन भाई, बोल लिया हमने, हम इंटेलिजेंट है। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये जिसको चैप्टर नहीं आता ना डीएनए वाला, ये कम बखत उनके लिए था। कौन है ये? डिसीजन मेकिंग फेज, यस यस श्योर। S phase, जीवन, G S stand for synthesis। सिंथेसिस। तो किसकी सिंथेसिस होती है? जब मैंने न्यूक्लियोटाइड बना लिया, मैं उनको क्या करूंगी? जोड़ दूंगी। तो जोड़ के मैं क्या करने वाली हूँ? उन न्यूक्लियोटाइड को बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन। सो जो डीएनए का अमाउंट यहाँ पड़ा था, मान लो पहले पड़ा था जीवन फेज तक, तुम्हारे पास जितने क्रोमोसोम थे वो ऐसे पड़े थे, है ना। लेकिन अब एस फेज के बाद सारे क्रोमोसोम ऐसे मिलेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ? यस मैम। नहीं बेटा, नो मैम। कितने सेंटोमियर है वहाँ? हाँ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। यहाँ एक बनाया, वैसे तो पूरे होंगे ना 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम, अमाउंट बढ़ा, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया डबल, ठीक है। यस यस, कैसे? क्योंकि एक एक ये जो स्ट्रैंड बनता है ना क्रोमेटिड, उसके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है और सामने वाले के पास भी एक डीएनए का स्ट्रैंड है। तो देखो 2 डीएनए के स्ट्रैंड हो गए ना। तो अमाउंट ऑफ डीएनए को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो अब कंडीशन होगी 2C, और पहले यहाँ पर क्या थी? C जो था यहाँ पर था 1C। समझ आई ये बात? सी क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। C रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हुआ लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम, ओके। यस मैम। अब देखो इसके बाद क्या होता है? हिस्टोन की डुप्लीकेशन भी होती है। हिस्टोन कौन सा प्रोटीन था जिसके आसपास डीएनए से उलट जाता है ना, उसके आसपास जैसे गले लग जाता है। तो हिस्टोन की डुप्लीकेशन भी तो होगी ना, क्योंकि आगे जाके हमें क्रोमोसोम को और कंडेंस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हिस्टोन की डुप्लीकेशन भी यहाँ होती है, और सेंट्रियोल की भी डुप्लीकेशन होती है। सेंट्रियोल पढ़ा था कहीं सेल साइकिल, सेल वाले चैप्टर में? यस मैम। क्या खास बात थी सेंट्रियोल में?
कौन से प्रोटीन से बने होते हैं ये? माइक्रोट्यूब्यूल है माइक्रोफिलामेंट? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, कौन से प्रोटीन से बने होते हैं? सेंट्रोमियर ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, अल्फा और बीटा यूनिट से। जिसको नहीं पता वो लास्ट लेक्चर देखना सेल वाला। और ये कैसे अरेंज होते हैं? एक होता है सिलेंडर ऐसा और उसके 90 डिग्री पे दूसरा पड़ा होता है ना? सेल के ऑपोजिट पोल पे पड़े होते हैं, इन्हें कहते हैं सेंट्रियोल। ये डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट होते हैं। और सेंट्रियोल वो सेल ऑर्गेनेल है, इट इज अ सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन होती है इसके आसपास, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यस, नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ये। किस में मिलती है तुम्हें? सिर्फ एनिमल सेल में, ओनली इन एनिमल सेल। ये रहे 2 क्वेश्चन नीट के 4 नंबर के। जिसने नहीं देखा सेल वाला चैप्टर लास्ट लेक्चर देखना, काफी बच्चों ने नहीं देखा होगा, है ना? मुझसे लेक्चर मांग लेना। सिर्फ एनिमल सेल में मिलते हैं। तो मेरे को बात बताओ, प्लांट सेल में भी तो डुप्लीकेशन होती होगी ना? तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, लेकिन वहां पे एक चीज पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये डुप्लीकेट हो जाता है। तो प्लांट सेल में MTOC डुप्लीकेट होगा, एनिमल सेल में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा। MTOC आगे चल के बताऊंगी। इतना क्लियर? लास्ट पार्ट सुन लो फिर भाग जाना। G2 फेज, G2 फेज में स्पेसिफिकली याद रखना ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डुप्लीकेट होते हैं, उनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। और इनकी डुप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा? नाम क्या होता है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया डुप्लीकेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन, फिजन। एनसीईआरटी की लाइन है ये। गोल्जी भी डुप्लीकेट होता है। ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है कि नहीं? यस है? कौन सा पार्ट नहीं है? गोल्जी वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यस, सिर्फ गोल्जी वाला है, राइट। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। गोल्जी के अलावा और कौन सा होता है? एक ER होता है, और ER होता है, वैक्यूल, लाइसोसोम और हाँ, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन, 2-4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ हुए, कंपेयर करा करो, ठीक है? नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं क्लास में करा करा के तुम्हें रुला दूंगी एक दिन। उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है। अरे कहाँ पड़ा अभी ट्यूबुलिन प्रोटीन? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में ट्यूबुलिन बड़ा होता है जो कि माइक्रोफिलामेंट का पार्ट है, राइट। और G2 और M फेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है जो माइनर चेक पॉइंट होता है। तो यहाँ तक जब सेल पहुंचा तो सेल क्या हो गया है? अब जब मैं तुम पीछे जा रही हूँ 1 सेकेंड के लिए, ये सेल आया था यहाँ पर और ये मेरा पहुंच गया सेल यहाँ तक, लेट्स से G2 तक। तो G2 तक मेरा सेल ऐसा है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे मैं एक ही क्रोमोसोम दिखा रही हूँ क्योंकि बार बार कितने बनाऊंगी, लेकिन अब तुमको क्रोमोसोम भी ऐसे दिखने लग गया, ठीक है। क्रोमोसोम का अमाउंट बढ़ गया है, नंबर सेम है, सेल बहुत गब्बू सा हो चुका है अब। तो इसको मैं छोटा बनाते हैं। G2 में तो धीरे धीरे मोटा होता है ना सेल, ये देखो जब वो एंटर करा था ना वो ऐसा होगा पतलू सा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चलता जाएगा वो बड़ा सा होता जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे से बढ़ता है, राइट। अभी भी इतना रहेगा, फिर ये नेक्स्ट साइकिल में जाएगा जो कि फेज होगा हमारा एस फेज में मुझे दिखाई देगा कि क्रोमोसोम का नंबर अब डबल हो रहा है, राइट, क्लियर। अब वो एंटर करेगा हमारा M साइकिल में, राइट, डन। स्क्रीनशॉट लो इस वाले पार्ट का, इस पहले तो इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लो। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। कल हम करेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब सिर्फ ड्रॉप पर रुक जाओ, बाकी भाग जाओ, भागो, चलो भागो 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 भागो। गुड नाइट। गुड नाइट।